नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। ये भाग्यवाक सब फालतू हैं, निकम्मों के बहाने हैं। मैं नहीं मानता ये सब। मैं तो खुद अपनी तकदीर का मालिक हूँ। अखिलेश जी ने सिगार का कस लेते हुए थोड़े दर्द से कहा। तो और तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, लेकिन उनकी पत्नी ललिता जी रोक नहीं पाई स्वयं को और आगे बढ़कर भी बोल पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम सब तो उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही जीवन जीते हैं। वही हम सब का भाग्य विधाता और पालनहार है। क्षण भर में ही समय पलट जाता है और जिस पर हमें आज अहंकार हो रहा है वह सब छिन जाता है। हम विवश हो जाते हैं। तो भाग्य में है तो मिलेगा ही, यही सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। कर्म कैसा करोगे, भाग्य विधाता भी विवश हो जाए। भाग्य दौड़ता हुआ खुद तुम्हारे पास आ जाए, जैसे मैं करता हूँ। मेहनत करता हूँ, साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाता हूँ, तभी तो इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। तुम अपनी ये बकवास अपने पास रखो। तुम्हारा ये बेटा सिद्धार्थ भी तुम्हारी ही तरह सोचता है, इसलिए जिंदगी में अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। अभी महेंद्र जी आते हैं। आइए महेंद्र जी, अखिलेश जी ने उठते हुए कहा। बबलू आया है, वही युवाओं का दमदार नेता है। चलिए उसके साथ बैठकर वो कॉलेज के पास वाली जमीन पर मदिसालय बनाने का प्रोजेक्ट तय करते हैं। सुना है ऑफिस के अधिकारी के साथ उसकी गाड़ी छिनती है। अरे अखिलेश जी, आपका ये पुत्र भी तो उसी जमीन पर पुस्तकालय बनाने की फाइल बढ़ा चुका है। पहले आप इससे तो मामला तय करिए, अपनी फाइल वापस लेने का। महेंद्र जी ने बबलू और ललिता जी की तरफ देखते हुए थोड़ा तल्खी से जवाब दिया था। पापा प्लीज, आप कॉलेज के पास बबलू के साथ मिलकर दारू की दुकान मत खोलिए। कॉलेज का पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा और उस पर बच्चों का बुरा प्रभाव पड़ेगा। पुस्तकालय बनने दीजिए। पापा, अगर आप पुस्तकालय बनवाने में रुचि लेंगे तो मैं अपनी फाइल वापस ले लूंगा। आप इस प्रोजेक्ट की फाइल बढ़ा दीजिए, सिद्धार्थ ने बहुत विनम्रता से कहा। लेकिन अखिलेश जी झटके से खड़े हो गए। बेटा मेरा होकर भी तू रहा बेवकूफ ही। फाइल फाइल, अगर फाइल बढ़ाने से ही सब कुछ हो जाता तो बबलू जैसों का अस्तित्व क्यों होता। हर फाइल के साथ बहुत सारा वजन और बबलू के जैसे समर्थन चाहिए होता है बेटा। फाइल तो महज औपचारिकता होती है, मतलब दिखावा होती है। तुम्हारी फाइल तो बस कचरे के डिब्बे में ही जाएगी, जैसे तुम्हारी पिछली फाइल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाली। मेरी बात मानो, कुछ वजन रखो उसके साथ या हटा लो फाइल, और पुस्तकालय जैसा बिना प्रॉफिट का प्रोजेक्ट पूरा होगा ये भूल जाओ। बी प्रैक्टिकल। अखिलेश जी आवेश में आ गए थे। पापा लीजिए, पानी पी लीजिए प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुरंत पानी का गिलास पापा को थमाते हुए सिद्धार्थ ने कहा। तो अखिलेश जी ने गिलास झटक कर दूर फेंक दिया। बस यही करो तुम, मेरी समझाइश का कोई असर नहीं है तुम पर। मेरी तबीयत तुम्हारे ही कारण खराब होती है। चल यार महेंद्र, बबलू को ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं है। मेरे बेटे की तो मति भ्रष्ट हो चुकी है। अरे उस ऊपर वाले को अपना भाग्य विधाता मानना छोड़कर, जिसने तुझे ये बुद्धि प्रदान कर दी है कि अब तू अपना भाग्य खुद लिख ले। अपना भाग्य विधाता तू स्वयं है और कोई नहीं, समझा। अपने पापा की समझाइश के भरोसे रहकर तभी तेरा भाग्य उदित हो सकता है। आ मेरे साथ बबलू से तेरा परिचय करवा देता हूँ। मैं हूं तो तुझसे बात भी कर लेगा, वरना उससे मिलने के लिए भी एक एक महीना इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सिद्धार्थ को तटस्थ देखकर क्षुब्ध होकर अखिलेश जी महेंद्र के साथ कार में बैठकर चले गए। आंदोलित हो उठता था सिद्धार्थ पापा की हमेशा की ऐसी ही बातों से। कर्म करने से वह भी पीछे नहीं हटता है, लेकिन कर्म का उद्देश्य सही रखता है। केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देखता,
अनुचित साधनों का सहारा लेकर कर्मों को दिशा नहीं देना चाहता। चाहे कोई देखे या ना देखे, उसका ईश्वर उसका अंतःकरण तो देखता ही है। लेकिन पापा किसी भी तरह से अपने अभीष्ट को सिद्ध करना चाहते हैं। माँ, मुझे नहीं बढ़ानी आपकी कोई फाइल वाइल। मुझे तो पापा की तबीयत खराब होने से डर लग रहा है। पापा को मालूम था कि मैंने इस जमीन पर पुस्तकालय का प्रोजेक्ट लिया है, तो फिर पापा को भी यहाँ के लिए फाइल नहीं बनवानी चाहिए थी। अचानक अपना से ये मदिरालय जैसा प्रोजेक्ट बनाकर और उस गुंडे बबलू को लेकर चले आए और अब मुझ पर दबाव बना रहे हैं फाइल वापस लेने का। सिद्धार्थ असमंजस और निराशा में घिर गया था। बेटा, भाग्य तो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, वही तो अच्छा बुरा समय निर्धारित करता है। ईश्वर ने बुद्धि हमें सही गलत पहचानने के लिए ही दी है, सही उपयोग करने के लिए ही दी है। हमें अपने जो सुख सम्मुख कर्म हैं सही तरीके से करते रहने चाहिए, बिना फल की चिंता करें। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, भाग्य विधाता हम नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहे और परीक्षा देते रहे, लेकिन चयन होगा या नहीं होगा ये किस्मत पर छोड़ दिया था। कोशिश तुमने की, कर्म तुमने किया। पापा वाला बिजनेस ना करना पड़े, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन शायद तुम्हारी तकदीर तुम्हें इसी लाइन पर लाने को प्रतिबद्ध थी। अब यहाँ भी कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने भाग्य विधाता नहीं हो। कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखकर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। ललिता जी ने समझाना चाहा था, लेकिन माँ, पापा भी तो इसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। सही कह रहे हैं पापा, फाइल तो मात्र औपचारिकता है, असली तो वजन होता है जो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो पुस्तकालय बनवाने के लिए पूंजी कहाँ से आएगी ये भी नहीं पता है। सिद्धार्थ की चिंताएं बढ़ रही थी। किस वजन की बात कर रहा है सिद्धार्थ? असल वजन तो तेरी सच्ची नीयत का है। तू अपना कर्म कर, फाइल लगा आगे बढ़ाते रह। ठाकुर द्वारे में रखी फाइल उठाकर उसे देते हुए माँ ने कहा, तो ठीक है माँ। यह कहकर सिद्धार्थ फाइल लेता हुआ अनमने भाव से उठ खड़ा हुआ था। ऑफिस गया और अधिकारी से मिलकर अपनी फाइल जमा करा दी। एक सप्ताह के बाद उन्होंने आने के लिए कहा। पापा के दमदार प्रयासों के समक्ष खुद को बौना महसूस करता सिद्धार्थ अपने पुस्तकालय खोलने के स्वप्न को छोड़ता दूसरे प्रोजेक्ट की तलाश में जुट गया था। आज सुबह से पापा महेंद्र अंकल और बबलू के साथ ऑफिस चले गए थे। आज फाइल अप्रूव होने का दिन जो था। सिद्धार्थ इन सबसे बेखबर अपने दूसरे प्रोजेक्ट में तल्लीन था कि अचानक उसका मोबाइल बजा, तो उठाकर देखा तो पापा का कॉल था। तुरंत उसे याद आया, लगता है आज पापा की फाइल का अप्रूव हो गई है। कॉल उठाने का उसका मन ही नहीं हुआ। वो खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख सकता। ठीक कहते थे पापा, मैं निरा बेवकूफ हूँ, अव्यवहारिक एक आदर्शवादी संसार में जीता हूँ। काल्पनिक दुनिया बना रखी है मैंने। ठीक है, मुझे यही अच्छा लगता है, मेरा रास्ता यही है। जल्दी घर आ जा बेटा। तू कहाँ है सिद्धार्थ? माँ की घबराई आवाज फोन पर सुनते ही सिद्धार्थ भी घबरा गया। अभी आ रहा हूँ माँ, ये कहता तुरंत घर पहुँच गया था। पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया है। डॉक्टर के पास ले चले, पहले फिर सब बताती हूँ। माँ ने आते ही उससे कहा तो सिद्धार्थ तुरंत ही कार में सबको बिठाकर डॉक्टर के पास ले आया। सिद्धार्थ, तेरे पापा के हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल गया। बबलू की नेतागिरी भारी पड़ गई। आज ही कोई नए अधिकारी ऑफिस में आ गए। आज ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है और आते ही बबलू उनसे बहस करने लगा।
और तेरे पापा भी उनका साथ देने लगे। नया नया अधिकारी था, उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आया। उसने जिन जिन फाइल के साथ जितने लोग आए थे, भीड़ लगाए थे, वजन दिखा रहे थे, सबको पुलिस बुलाकर हवाले कर दिया। और फिर जितनी फाइल बची रह गई, उनमें से छानबीन कर कॉलेज के हिप को देखते हुए तेरी फाइल अप्रूव कर दिया। जानता है तू, पुस्तकालय प्रोजेक्ट से इतना प्रभावित हो गया कि उसने इसके निर्माण के लिए सरकार की तरफ से ग्रांट दिलवाने की घोषणा भी कर दी है। यह बताते बताते माँ की आंखों से आंसू बह निकले। सिद्धार्थ अवाक था यह सुनकर। शायद पापा का फोन यही बताने के लिए आ रहा था, उसने सोचा। और बेटा वो बबलू तो पापा की तबीयत बिगड़ते देखकर भी रुका नहीं। पुलिस की गिरफ्त से बचने से फरार हो गया। वो तो भला हो एक अजनबी का, जिसने किसी तरह पापा को घर तक छोड़ा। पापा आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे नहीं बनाना कोई पुस्तकालय, मैं अपनी फाइल वापस ले लूंगा। आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। ये सब मेरी फाइल के कारण हुआ है। आपकी तबीयत इसीलिए खराब हो गई है। सिद्धार्थ बहुत दुखी होकर हॉस्पिटल में पापा के बेड के पास बैठकर कह रहा था, हाँ बेटा, जल्दी से ठीक तो मुझे भी होना है, लेकिन अपने लिए नहीं, तेरे लिए और तेरे प्रोजेक्ट के लिए। तू सही कहता था, समय कब पलटी मारता है किसी को नहीं पता। आज ही वह अधिकारी जाने कहां से आ गया। सच कहती है तेरी माँ, कर्म करना ही अपने हाथ में है, बाकी तो सब उस विधाता के ही हाथ में है। अब तेरा प्रोजेक्ट ही मेरा प्रोजेक्ट है। हम दोनों मिलकर एक भव्य ऐतिहासिक पुस्तकालय को आकार देंगे। पत्र का हाथ अपने दोनों हाथों में जोर से पकड़कर अखिलेश जी कहते जा रहे थे, और ललिता जी दोनों को देखकर सुनकर उस भाग्य विधाता के प्रति कृतज्ञ हुई जा रही थी। और फिर कुछ दिन बाद अखिलेश जी ठीक हो गए और घर आकर उन्होंने एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।